नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 192वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बीते बुधवार को ही देश ने एक दिन में कोरोना महामारी से सर्वाधिक मौतों का नया और शर्मनाक कीर्तिमान बनाया है। ऐसे समय में जब पूरा देश बेहाल और लाचार है, तब सरकार और राजनीतिक व्यवस्था की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ये सवाल इसलिए कि दूसरी लहर की पूरी अवधि में हमारी राजनीतिक व्यवस्था का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। विपक्ष राजनीति में मशगूल है तो सरकारें आलोचनाओं का मुंह बंद करने के लिए शर्म और हया को ताक पर रखकर बैठी है। सरकारें चाहती हैं कि देश में सब कुछ अच्छा है के नारे लगाए, और विपक्ष चाहता है कि लोगों की जान जाए तो जाए, मगर उसे सियासी लाभ मिलना चाहिए। अब इस पूरी अवधि में सरकारों की भूमिका देखिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टर किसने लगाए, इसकी छानबीन के लिए पुलिस की एक बड़ी टीम लगाई गई। हफ्ते भर की मशक्कत के बाद पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी और जांच ऐसे समय में हुई जब इस महामारी से पार पाने के लिए राजधानी में पुलिस अहम भूमिका निभा रही। हास्यपद यह है कि पुलिस ने पोस्टर लगवाने वालों में से किसी को गिरफ्तार नहीं किया, वह भी तब जब आम आदमी पार्टी के नेता खुले आम कह रहे हैं कि हां, उसने पोस्टर लगवाए। गिरफ्तारी पोस्टर चिपकाने वाले की है। गिरफ्तार होने वालों में बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चलाने वालों, छोटे स्तर पर प्रिंटिंग करने वालों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से कई जमानत पर छूटे हैं तो कई जेल में हैं। दूसरे मामले में मणिपुर पुलिस ने एक पत्रकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया है। पत्रकार किशोर चंद बामखेम और सामाजिक कार्यकर्ता एरेंड्रो लेचोमबाम ने मणिपुर भाजपा अध्यक्ष एस टिकेंद्र की मौत के बाद एक फेसबुक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में लिखा था, गाय का गोबर या गोमूत्र काम नहीं करता, रेस्ट इन पीस। इन गिरफ्तारियों से कई सवाल उठे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या सरकार की आलोचना या सत्ता से सवाल पूछना देशद्रोह है? और अगर नहीं तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी क्यों? क्या यह आलोचना करने वालों को डराने का एक सरकारी हथकंडा नहीं है? इस पर बहस हो सकती है कि किसी की मौत के बाद अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मगर यह समझ से परे है कि मौत के बाद आलोचना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में कैसे आ सकती है। फिर क्या यह सच नहीं है कि सरकार के जुड़े लोगों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए हास्यपद सुझाव दिए? भाजपा की एक सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उन्हें इसलिए कोरोना नहीं हुआ क्योंकि वह रोज गौमूत्र का सेवन करती है। सरकार के मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कोरोना से बचने के लिए भाभी ब्रांड पापड़ खाने की सलाह दी। सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने धूप सेककर कोरोना को भगाने का सुझाव दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टीएस रावत ने कुंभ मेले के आयोजन का बचाव करते हुए कहा कि गंगा स्नान से कोरोना को मात दी जा सकती है। मंत्री पूजा सहित अन्य उपाय सुझाए जाने के तो दर्जनों मामले हैं। मंत्र पूजा, ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसे गुमराह करने वाले वक्तव्यों के मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर इसका संज्ञान नहीं लिया तो फिर ऐसे सुझाव देने वालों के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को जेल क्यों भेजा? दरअसल सत्ता जब ढिलाई पर उतरती है तो शर्म और हया खो देती है, आलोचना को अपने खिलाफ साजिश मानने लगती है। उसे लगता है
कि आलोचनाओं के कारण उसकी छवि खराब होगी, इससे भविष्य में कुर्सी छीनने का खतरा पैदा होगा। यही कारण है कि आजादी के बाद से ही सत्ता ने कई बार आलोचनाओं का मुंह बंद करने के लिए हर सीमा का उल्लंघन किया है। इस पर लगाम लगाने के लिए कानूनों को बेशर्मी से दुरुपयोग किया गया है। अजीब अजीब से तर्क दिए। मसलन उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लीजिए। राज्य शिक्षक संघ ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए करीब 1,500 शिक्षकों की कोरोना से मौत होने का दावा किया। इस आशय की सूची जारी की। इसके बाद राज्य सरकार ने सूची जारी कर कहा कि पंचायत चुनाव में महज 3 शिक्षकों की ही मौत हुई। अपने बचाव में सरकार ने तर्क दिया कि कोरोना से मौत तभी मानी जाएगी जब चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी की मौत हुई। मतलब चुनाव ड्यूटी के दौरान इस वायरस का शिकार हुए शिक्षकों के लिए राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा के किनारे लाशों के अंबार लगे हैं। अंतिम क्रिया करने से असमर्थ लोगों ने अपने परिजनों की लाशों को गंगा के किनारे दफना दिया है। विभिन्न माध्यमों से सामने लाई जा रही तस्वीर दिल दहला देने वाली है, मगर सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा के किनारे लाशों को दफनाया है। इसके उलट कोरोना से मरे लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का दूसरा कारण दिखाया जा रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरह से इस महामारी से मौत की संख्या को कम दिखाया जा सके। बहरहाल आलोचनाओं का मुंह बंद करने का सरकार का ये तरीका बेहद खतरनाक है। लोकतंत्र ही नहीं, लोगों के भरोसे की भी दृष्टि से सरकारें हमेशा इस अहंकार में रहती हैं कि वह सत्ता की ताकत से आलोचनाओं का मुंह बंद कर देंगे, मगर इतिहास गवाह है कि वह ऐसा करने में हमेशा असमर्थ साबित हुई है। इंदिरा गांधी ने विरोधी आवाजों को कुचलने के लिए ही देश पर आपातकाल थोपा था। तब सत्ता में हनक ने उनको लगा था कि वह विरोध की आवाज को कुचल सकती है, मगर इसके बाद हुए चुनाव ने बताया कि आलोचनाओं का मुंह बंद करने का बर्बर तरीके का हासिल सत्ता से विदाई ही होती है। जाहिर तौर पर इस समय सब कुछ गवा देने वाले, अपनों को खोकर गम में डूबे लोगों को ढाढ़स बनाने का है, उनमें भरोसा पैदा करने का है। सरकार सकारात्मक रुख अपनाकर इस रास्ते पर आगे बढ़ सकती है। सकारात्मक बदलाव के लिए अपनी ओर से ढेरों प्रयास कर सकती है, मगर हो इसका उल्टा रहा है। आम लोग इस राजनीतिक व्यवस्था में महज एक संख्या बनकर रह गए हैं। इस राजनीतिक व्यवस्था ने देश और समाज में अलग अलग वर्ग खड़े किए हैं। इन्हीं अलग अलग वर्गों को अपने पक्ष में साधने के लिए यह व्यवस्था शर्मनाक हथकंडे अपना रही है। वह सिर्फ इसलिए कि लोग जिम्मेदारी का हिसाब न मांगे। बहरहाल डर यह है कि राजनीतिक व्यवस्था का यह रास्ता लोगों को मोहभंग की ओर ले जा सकता है। अगर देश की आबादी का एक रास्ता मोहभंग के रास्ते पर चला तो फिर हालात संभालने बेहद कठिन होंगे। हमारी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े लोग इस तथ्य को जितनी जल्दी और जितनी आसानी से समझ लें, उतना ही बेहतर होगा। नमस्कार।